नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। यह औपचारिकता वाला परिचय था जो कि आप बार बार सुनते हैं। आज कुछ खास है, कुछ नया है। जब भी गोरखपुर और खासकर पूर्वांचल में गोरखपुर की जब भी बात होती है और किसी ऐसे विषय पे बात होती है कि वो चर्चा का विषय बने, वो गर्व का विषय बने, तो वो मौका मैं नहीं छोड़ता हूँ। गोरखपुर पूर्वांचल से एक खास लगाव की वजह से आज हम लोग इस वक्त मौजूद हैं गोरखपुर के वेदांता कोचिंग क्लास में। और यहाँ पे आने का मंतव्य बताने से पहले मैं परिचय करवा देता हूँ। मेरे साथ इस वक्त 64वीं बिहार पीसीएस में नियुक्त नेहा सिंह जी हैं, जो कि बिहार में इनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है और गोरखपुर के लिए एक गर्व का विषय है, क्योंकि बार बार नारी सशक्तिकरण की बात होती है। एक तो गोरखपुर के लिए गर्व का विषय, ऊपर से नारी सशक्तिकरण की बात, तो दोनों उपलब्धि एक साथ पूर्वांचल को मिल रहा है। तो बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए कि आपका चयन हुआ और आप ऑलरेडी अभी वहाँ पे बिहार में आपने ज्वाइन कर लिया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। नेहा जी, सबसे पहला सवाल, अब चूंकि आप अधिकारी बन गई हैं तो कैसा लग रहा है? पहले तो अपने अनुभव के बारे में बताइए और अभी फिलहाल आप कैसा महसूस कर रही हैं सिलेक्शन के बाद? सिलेक्शन के बाद अच्छा महसूस हो रहा है। खासकर सबसे अच्छा तब लगता है जब आप अपने पिता की आंखों में अपनी जो उपलब्धि है उसकी चमक देखते हैं। तो सबसे अच्छा मुझे इस वजह से ज़्यादा लगता है कि मैं एक अच्छे पद पे चयनित हुई और मेरे पिता का सपना मैंने पूरा कर दिया है। चूँकि पीसीएस रैंक को पार करना एक हर मतलब कि जो भी लड़के तैयारी करते हैं यूपीएससी की या फिर लोक सेवा आयोग चाहे वो कहीं का भी हो, जब भी लोग तैयारी करते हैं तो एक अलग उसकी पहचान है। और ये लोग कहते हैं कि ये आसान परीक्षाएं नहीं होती हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो कैसा सफ़र रहा और किस तरह से ये तमाम, चूँकि संघर्ष एक अपने आप में एक बहुत ही व्यापक शब्द है जो कि लगभग थोड़ा ही लेकिन सबके साथ जुड़ा रहता है। तो किस तरह से अपनी जर्नी को आप किस तरह से देखती हैं? मेरी जर्नी सपोर्ट की वजह से काफ़ी शानदार रही है। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है। और रही बात शिक्षा की, इस जगह पे रह के तो वहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि हम लोग जो है हमारा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम का होता है और हमने पढ़ाई की होती है गोरखपुर जैसे शहर से। पेरेंट्स ने जैसे इंडिया के इन्वायरमेंट है उसको देखते समझते वो बहुत अलाउ नहीं करते अपनी बच्चियों को बाहर जाना, पढ़ना, समझना। चाहते हम भी थे कि चाहे निकलें दिल्ली पढ़ें, ठीक है। और अगला सवाल भी मेरा इसी पे था कि जब भी इस तरह की तैयारी की बात होती है तो एक मतलब सबसे पहले दिमाग में आता मुखर्जी नगर या फिर इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज है। तो आपके भी मन में था ये? हाँ, इसके लिए ये मेरे मन में भी था और मैंने इसके लिए प्रयास भी किया था। मेरा एमफिल में सिलेक्शन भी हुआ था। मैथमेटिकल साइंसेज मेरा बैकग्राउंड रहा है। मेरा एमफिल दिल्ली यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन भी रहा था, बट कुछ हेल्थ इश्यूज़ और पेरेंट्स के डर की वजह से उन्होंने मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने नहीं दिया। और उसके बाद ये कि फिर मैंने उसके बाद जो संघर्ष तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जो व्रत कहते हैं, प्रतिज्ञा कहते हैं, वो लिया था खुद से कि कोई बात नहीं, हम यहाँ से करके निकलेंगे। क्यों ढूंढे हम किसी और रिसोर्स को, जब हम यहाँ पे भी करके ताकत झोंक के वो चीज़ें साबित कर सकते हैं। और शायद मैंने कुछ हद तक साबित किया है। जर्नी अभी भी जारी है। मेन एम्बिशन तो लोक सेवा आयोग में चयनित ही होना है, संघ लोक सेवा में आयोग में। अभी मेरे 3-4 अटेम्प्ट बाकी भी हैं। मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। फ़िलहाल मैं जितना मुझे यहाँ से लगता था कि कर सकती थी, मैंने उतने से काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। तो इसलिए मैं खुश हूँ। संघर्ष के नाम पे अगर कहूँ तो लैंग्वेज का संघर्ष रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इंग्लिश मीडियम की चीज़ें मिलना थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन हाँ, टीचर्स के यहाँ के सपोर्ट की वजह से और मेरा अपने मेहनत की वजह से मैंने उन चीज़ों को टैकल करने की पूरी कोशिश की। जैसे कि मैं एक बहुत छोटा सा वाक़या बताऊँगी। मैंने यहाँ पे हिंदी में सर ने एक बार मुझे पढ़ाया मृदभांड, चित्रित दूषण मृदभांड, जिसको जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह पढ़ते हैं तो इतिहास में आता है। ये चित्रित दूषण मृदभांड था उसमें लिखा हुआ। तो मैंने जब पढ़ा इसको, मैंने वो जगह छोड़ दी कि मुझे उसका इंग्लिश समझ में आया नहीं, उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, गूगल भी उसकी इंग्लिश नहीं बता पा रहा था। मुझे 3 दिन बाद ये पता चला कि उसको प्रिंटेड ग्रे वेयर कहते हैं। तो संघर्ष के नाम पे इस तरीके का संघर्ष मेरा रहा है और वो काफ़ी रहा है। हाँ, मेहनत मैंने करी थी, मेहनत मैंने काफ़ी की, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो था वो स्टैटिस्टिक्स का था, जो कि पूरा मैथमेटिकल होता है।
इवन मैथमेटिक्स से भी वो इतना एक्सट्रैक्टेड फॉर्म होता है कि आप उसमें पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस की चीज़ें वहाँ आ जाती हैं जो कि इसमें कहीं रोल नहीं निभाती। तो जब मैंने यहाँ 2018 से प्रिपरेशन शुरू की और मेरा 2018 की परीक्षा में चयन भी हुआ है, तो मैंने वहाँ पे संघर्ष के तौर पे ये किया कि बच्चे जब आते थे, सारे बच्चे साथ आते थे, 8:30 से हमारी क्लासेस लगती थी, 11:30 तक हमारी क्लासेस ख़त्म हो जाती थी। लेकिन मैं और मेरी कुछ सहेलियाँ 12 बजे से 4 बजे तक यहीं बैठे रहते थे। लगातार वो 4 घंटे हम पढ़ते थे, उसको हम कैश करते थे और शायद वही जमा किया हुआ धन मुझे अब फल के रूप में मिल रहा है। अभी आप मतलब कि जो पहला आपका प्रयास था कि मुखर्जी नगर या फिर किसी अन्य शहरों में जाके तैयारी किया जाए, एक चूँकि मैं गोरखपुर को बड़ा सपोर्ट करता हूँ, ये मेरा घर है इसलिए भी हो सकता है या फिर जो भी है, क्या उस तरह की मतलब कि अब मैं ये आप जैसे कि आपका सिलेक्शन हुआ और कई सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ जो कि गोरखपुर में रह के जिन्होंने पढ़ाई किया था, क्या अब मैं अपने दर्शकों को और उन दर्शकों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको अब यह कह सकता हूँ कि आप लोग गोरखपुर में भी रह के IAS PCS बन सकते हैं? जी, अब तो बिल्कुल ही बन सकते हैं क्योंकि अब चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं। अब और हमने हमारी कंट्री नहीं इवन पूरे वर्ल्ड ने कोविड को फेस किया। सब घर में ही कैद हो गए थे। अंततः आपको अपने घर ही आना था। जब आप अपने घर में रह के चीज़ों को टैकल करना सीख गए तो फिर अब कहीं और निकलने की कोई जो सोच है उसको मेरे ख्याल से धूमिल हो जाना चाहिए। क्योंकि जब आप एक जगह टिक गए, आपने उन 2 साल में आपने एक तरीके से प्रैक्टिस कर ली कि आप अपने ही घर में बैठे बैठे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता अगर कोई जुझारू बच्चा होगा तो उसने इन 2 सालों में अपनी पढ़ाई छोड़ी होगी या उसने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म छोड़ा होगा जिससे वो आगे पढ़ सके, आगे निकल सके या अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सके। और जब इतनी सारी चीज़ें आपको अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे, अपने टैबलेट पे अवेलेबल मिल रही हैं तो कहीं और अपने माँ बाप को किनारे छोड़ के जाने की क्या आवश्यकता है। अच्छा, उसमें टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत अच्छा एक मिल जाता है क्योंकि घर पे रहते हैं। खासकर अब लड़कियों को तो थोड़ा सा घर का काम करना पड़ता है, मतलब ज़्यादातर, अपवाद की बात नहीं करूँगा, लेकिन खाना बनाना, खाना खिलाना, ये तो एक माइनस पॉइंट रहता है जो भी पढ़ने लिखने वाली लड़कियां हैं। नहीं, देखिए, जैसे अगर आप इस बात को लेके कह रहे हैं कि आप घर पे रहेंगे तो आपको खाना बनाना पड़ेगा, तो मैं आपको एक बात कह दूं, जो लड़की बाहर निकल के पढ़ रही है उसके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तभी वो जा रही है। तो उस लड़की के पेरेंट्स उसके घर में रहते हुए उसको इतना सपोर्ट नहीं कर सकते कि उसको काम नहीं कराएंगे, इतना तो करेंगे ही, ठीक है। तो जब वो पेरेंट्स तुमको दूर रखने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं तो तुमसे काम कम कराने का सपोर्ट भी तो कर ही सकते हैं। तो ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और रही बात काम की, तो मतलब ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगा कहना, लेकिन मैं सब कुछ कर लेती हूँ, सारी चीज़ें कर लेती हूँ, चाहे वो लड़कों के काम हो, बाहर का घर संभालना, इवन जो हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि न्योता देना वाला काम होता है, साड़ी कपड़ा ले आना, किसी के घर में खिचड़ी पहुंचाना, तीज पहुंचाना, बुआ लोगों तक जाना, मैं ये सारे काम भी करती हूँ। किसी को हॉस्पिटल ले जाना हो, दिखाना हो, मेरी माताजी का ऑपरेशन हुआ था, मैं 4 महीने तक कोई पढ़ाई नहीं की मैं सिर्फ अपनी माताजी के साथ थी। इस तरीके की चीज़ें भी कर लेती हूँ। और खाना बनाना, पेंटिंग करना, ये सब मेरे शौक़ हैं, रंगोली बनाना, ये सारी चीज़ें भी मुझे करना आता है। तो अगर आप इस चीज़ को एक्सक्यूज़ मानते हैं कि हम ये करें या ये करें, तो नहीं। आप लेकिन ये तो मानती होंगी ना कि घर पे रहने पे टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है और थोड़ा सा फैमिली का अगर सपोर्ट मिलता है तो पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। घर पे रहने पे 2 चीज़ें हो सकती हैं, वो चीज़ डिपेंड करती है कि आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं। जैसे मेरा एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, ठीक है, लेकिन मैं उसमें भी पढ़ती हूँ। तो इसमें जैसे ये मेरा माइंडसेट है कि मुझे अपना रिज़ल्ट लेना है, अब वो कैसे लेना है उसका रास्ता मुझे खोजना है। इस चीज़ का रास्ता खोजने के बजाय कि हमारे पास इस चीज़ को ना पाने के क्या क्या एक्सक्यूज़ेज़ हैं, आप ये चीज़ ढूंढिए कि आपको ये अचीव करने के लिए कितने रास्ते बचे हुए हैं अभी भी, आप उन पर चलिए, आपको अचीवमेंट आपकी मिलेगी ही मिलेगी। नेहा जी, अगला सवाल, और चूँकि बहुत ही मज़ेदार सवाल है, और अभी एक और बीते दिनों मैंने एक और PCS अधिकारी का, जो कि शायद आपके साथ पढ़े भी हैं, कृष्णा नारायण शर्मा जी का मैंने इंटरव्यू किया था, उनसे भी यह सवाल किया था। हालांकि उनकी शादी हो चुकी है और अभी आपकी शादी नहीं हुई है। दहेज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जब कोई अधिकारी या कोई लड़का अधिकारी रैंक पे आ जाता है, सरकारी नौकरी, इवन कोई भी छोटी मोटी भी सरकारी नौकरी पा जाता है, तो उसका रेट बढ़ जाता है तुरंत। अब चूंकि आप एक महिला हैं और
क्या लड़कियों को भी ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि उनको भी वापस से दहेज मिले उनके परिवार वालों को, कुछ ऐसा? मतलब मेरा ये तो खैर पार्ट्स एक मजाक हो गया, लेकिन क्या इस दहेज को लेकर आप क्या सोचती हैं, किस तरह से देखती हैं इसको? देखिए, दहेज की जो बात है, एक तरीके से जो अब ये टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, मैं एंथ्रोपोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, तो इसकी व्याख्या बहुत व्यापक है, लेकिन हम उस व्यापक व्याख्या में नहीं जाएंगे। अभी मैं फ़िलहाल एंथ्रो पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन हाँ, दहेज की जो बात है, जो आज का माइंडसेट है, वो बहुत गलत है। वो नहीं होना चाहिए। वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आप अपने ही बेटे को मार्केट रेट पे लगा रहे हैं। आप खुद सोचिए, अपनी आंखें खोल के देखिए कि जिस बच्चे को आप जी जान से पालते पोसते हैं, जिसको आप अपनी जान समझते हैं, उसको आप सामान बना देते हैं। आखिर आपने अपने लड़की की बात वहाँ है ही नहीं। लड़की की बात वहाँ पे नगण्य है। बात लड़के की है, उस लड़के के आत्मसम्मान की है। अगर लड़की जो है थोड़ी सी भी सक्षम है और उसको ये पता है कि उसने जिसके साथ वो जीवन भर रह रही है, उसका कुछ प्राइस फिक्स था जो उस लड़की के पिता ने दिया था, तो मुझे लगता है कि यहीं से उस लड़के के जो सम्मान है उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाती है। और ये चीज़ किसी भी माँ बाप को कम से कम अपनी सगी औलाद के साथ तो नहीं करना चाहिए कि उसका सम्मान आजीवन गिरता ही रहे। तो ये मोटो तो बनाना, चूँकि अभी आपने कहा कि एक बहुत बड़ा, बहुत व्यापक इसका परिभाषा या फिर इसको समझाया जा सकता है, लेकिन माइंडसेट तो बन गया ना कि हाँ फलानवा इतना लाख है, इतना बढ़िया गाड़ी, ये सब दहेज पाया, उसको एक बड़प्पन का मानक बना दिया गया है। तो उसको क्या, उसमें चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि जब तक वो चेंज नहीं होगा, जब तक हम इस चीज़ को आत्मसम्मान से नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये ख़त्म होने वाला तो है नहीं। आप पीसीएस बन गई हैं, आप दहेज दे के शादी करेंगी और किसी बड़े अधिकार, मतलब कि अब चूँकि सब लोग समकक्ष, मतलब एक अच्छा जीवन साथी ढूंढते हैं, लेकिन लड़कियों के टर्म में क्या कुछ उसमें भी फेरबदल होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए? नहीं, फेरबदल जैसी चीज़ का को तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि हम बदला लेंगे, ठीक है। इस चीज़ का कोई भी कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। जो चीज़ खराब है उसको ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हाँ हम कैपेबल हैं तो अब हमें पैसे दो, ठीक, ये ख़राब बात है। रही बात इस चीज़ को ख़त्म करने की, तो इसको ख़त्म करने के लिए दोनों लाइफ पार्टनर्स को ही आगे आना होगा। किसी के पेरेंट्स, पुरानी सोच, इन सब को किसी भी तरीके से, जो आज आप देखते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस को लेके जो चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। कहाँ हो रही हैं? बहुत दिक्कत है। आप पूर्वांचल में नहीं देख रहे, लेकिन आप अगर क्लास गैप में देखेंगे तो अब चीज़ें कास्ट से क्लास की तरफ बहुत तेज़ी से जा रही हैं। पहले ये चीज़ें, जो चीज़ आप कास्ट डिवीज़न देखते थे, अब चीज़ें क्लास डिवीज़न की तरफ जा रही हैं। तो वो चीज़ों में जो फ़र्क है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जब आप यहाँ पे ले आएंगे तो वो धीरे धीरे वो अपने आप वैनिश हो जाएगी। जब लड़का लड़की आपस में सपोर्ट में है, उनको समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, ना कि एक दूसरे के पैसे की ज़रूरत है या एक दूसरे के घर के से जुड़े सम्मान की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। उस चीज़ को लेके आपको जंग लड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लड़कियों को क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, चूँकि एक मिसाल के तौर पे हैं और एक बड़ा परीक्षा कहा जाता है, पीसीएस रैंक को क्वालिफाई करना, पास आउट होना एक बड़ी उपलब्धि होती है किसी के लिए भी, और तमाम उन 10x10, 12x12 के कमरे में पढ़ने वाले लड़कों के लिए एक प्रेरणा होता है जब भी उनके क्षेत्र से कोई निकलता है। तो स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, किस बात पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए तैयारी के लिए? सर, अभी जो आपने दहेज वाली बात कही थी, तो उसमें जो आप कहते हैं कि अगर आप लड़कियों की बात करें तो उनका क्या रोल होना चाहिए, तो उनको डायरेक्ट नो कहना चाहिए। नो, आई वोंट गेट मैरिड इफ़ यू आर टेकिंग दहेज, ठीक है। यहाँ तो आपको डायरेक्ट नो कहना चाहिए। और रही बात पढ़ाई की स्ट्रेटजी की, तो पढ़ाई की स्ट्रेटजी में सबकी स्ट्रेटजी अपनी अलग होती है, ठीक। मेरा जो इसमें एक सिंपल सेंटेंस होता है, हमेशा मैंने यही कहा है, आप जो भी आज की डेट हो और नेक्स्ट डे जो भी नेक्स्ट डे की डेट हो, आज से कल को कंपेयर करिए। अगर आप 1% भी गेन में नहीं है तो आप लॉस में जा रहे हैं। बस आप इसी स्ट्रेटजी में चलिए, आप अपने सिलेबस को कवर करते चलिए, लेकिन रोज़ चलिए। जिस दिन आप रुके, आप करोड़ों से पीछे हो जाएंगे। बस वहीं मत रुकिए, चलते चलिए, आप प्लस में जाएंगे तो आगे और भी उसमें, जैसे ये जो होता है ये मल्टीप्लिकेबल होता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ होता है, ठीक है। जब आप ज्योमेट्रिक ग्रोथ में चलेंगे तो कोई भी आपको जो मीन पे चलेगा, अर्थमेटिक पे, वो आपको रोक नहीं पाएगा, ठीक। तो बस स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के तौर पे यही रखिए, चाहे वो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, चाहे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, चाहे पॉलिटी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप पढ़िए
और रोज़ पढ़िए, नहीं तो आप घाटे में हैं। कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। कंटिन्यूटी बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। स्पेसिफिकली मैं करंट अफेयर्स को लेके कहूँगी ऐसा, क्योंकि बात होता क्या है, मैंने देखा है ये चीज़ बहुत ज़्यादा बच्चों में देखा है कि आप सारे सिलेबस कवर कर लेते हैं, आपने हिस्ट्री, मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट सारी तैयार कर रखी है, आपकी पॉलिटी पूरी प्रिपेयर है, आपके लक्ष्मीकांत से कुछ भी बुक में से कुछ भी उठा के पूछो आपको आता है, आपका ज्योग्राफी में आपको कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, कौन सा वॉल्केनो कब किस जगह पे है, आपको सब पता है, ठीक है। लेकिन जब करंट अफेयर्स की बात आती है तो आप एग्ज़ाम के 2 दिन पहले बुक लेते हैं, मार्केट से खरीदते हैं करंट अफेयर्स की बुक, और आप उसके पन्ने पलटते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि आपने 2 दिन पहले ही उस चीज़ की तैयारी की है, तो आप उस चीज़ को रिमाइंड कर पाएंगे और एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शन दिखेगा, आप टिक मार्क कर सकते हैं। लेकिन आप मेंस में फ़ेल हो जाएंगे क्योंकि आपने उन करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को एनालिसिस किया ही नहीं। अगर आप एनालिसिस करेंगे नहीं तो आपकी राइटिंग में वो कभी उतर ही नहीं सकता। तो प्लीज़ जो भी आप जिस भी दिन पढ़ रहे हैं उस दिन से करंट अफेयर्स को उठाइए और रोज़ पढ़िए। अगर आप रोज़ नहीं पढ़ेंगे तो आप उसकी एनालिसिस प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। चूँकि हम लोग अभी बात कर रहे थे मुखर्जी नगर और इलाहाबाद जैसे शहरों की, गोरखपुर में अब चूँकि हम लोग वेदांता कोचिंग में बैठे हैं, किस तरह का सहयोग है, हम क्लासरूम से आपको किस तरह का सहयोग मिला? क्लासरूम से तो मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला। एक तो बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट है यहाँ का। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल लाइफ से के जैसा फील नहीं हुआ कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली अटैच्ड है, आपने फ़ीस दी, वो आपको आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पे ज़ीरो है। यहाँ पे आप एक बार जुड़ गए तो आपके जो टीचर्स हैं वो आपके मेंटर हो जाते हैं, वो लगातार आपके साथ लगे रहते हैं। जो हमारे दोनों टीचर्स हैं यहाँ पे, संजीव सर हैं, विनोद सर हैं, मेरा मीडियम अलग था और मुझे उनको दिन में 10 बार परेशान करना पड़ता था, सर ये कंसेप्ट कहाँ से आया, ये चीज़ें कहाँ से आई, क्योंकि मैं शुरू से थोड़ा सा माइंड से इन चीज़ों को लेके बहुत एक्टिव रहती हूँ। जहाँ पे एक चीज़ मिस हुई है वहाँ पे मैं तुरंत टोक देती हूँ, ठीक है। तो अब जब मैं वो इस तरीके के बिहेवियर के साथ यहाँ पे टैकल कर गए, इन लोगों ने बहुत प्रॉपरली उस चीज़ को टैकल किया और बहुत अच्छे से, बहुत ही स्मूथली मेरी पढ़ाई हो गई और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से, और बहुत बहुत बधाई, और भविष्य के लिए भी, क्योंकि अभी आपने कहा कि अभी ये लक्ष्य नहीं है, अभी तो रास्ते हैं और हम लोग चल रहे हैं लगातार। मैं चाहूँगा कि गोरखपुर की बेटी वहाँ तक भी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए इनसाइड भारत टीवी से। थैंक यू सो मच। तो आप थी नेहा सिंह जी, जो कि बिहार पीसीएस में इनका सिलेक्शन हो चुका है। 2018 64वां बैच था और 2021 में इनकी नियुक्ति हो चुकी है ऑलरेडी। बाकी वो तमाम लोग जो इस बात पे बार बार जोर देते हैं कि नहीं, जब मुखर्जी नगर जाएंगे तब IAS PCS बनेंगे, या फिर इलाहाबाद जाएंगे तभी IAS PCS बनेंगे, उन लोग के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा ये तमाम लोग जिनका मैं लगातार इंटरव्यू कर रहा हूँ, और लोगों को भी मैं अपने प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और ये लगभग लाखों विद्यार्थियों का मुद्दा है। और स्ट्रेटजी पे कैसे काम करना है, इन तमाम लोगों से, जो लोग ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, इन लोगों से पूछा जाएगा। और बाकी हमारी ये मुहिम, चूँकि हम चाहते हैं कि जो पूर्वांचल के लोग हैं यहीं से पढ़कर आगे बढ़ें, ये मुख्य उद्देश्य है। और ये उद्देश्य इसलिए है क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जब भी गोरखपुर का नाम आता है तो मैं थोड़ा सा मोही हो जाता हूं, क्योंकि गोरखपुर अपना घर है। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं, बहुत ही शिद्दत से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्वनी वर्मा। मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।